हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम शुरू करने वाला हैं। आज हम देखने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एमसीक्यू पार्ट 1। तो इसमें 25 क्वेश्चन है। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी कब आए थे इंडिया। तो महात्मा गांधी 1915 में आए थे इंडिया। 1915 में वो इंडिया आए थे। 9 जनवरी 1915 इसको एनआरआई डे के हिसाब से भी पालन किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फोसिस। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या कहना चाहता है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये एम्फोसिस करता है कि द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये एम्फोसिस करता है कि ट्रूथ का पावर क्या होता है और हमें ट्रूथ को क्यों खोजना चाहिए। और अगर आपके पास ट्रूथ है, आपका कॉज ट्रू है, तो फिजिकल फोर्स नेसेसरी नहीं है टू फाइट द ऑपरेसर। फिजिकल फोर्स बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, आप सत्याग्रह करके भी जीत सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच एरियाज डिड गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह। द गांधी कहाँ कहाँ सत्याग्रह किए थे। गांधी जी 3 जगह पर सत्याग्रह किए थे। एक पहला है चंपारण इन बिहार, वो 1916 या 1916 to 17 में। खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन 1917 में। ये दोनों पीजन मूवमेंट था। और अहमदाबाद ये कॉटन मिल वर्कर के अंदर ये मूवमेंट था। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रावलत एक्ट ऑफ 1919। रावलत एक्ट 1919 क्या बोलना चाहता है। रावलत एक्ट 1919 ये बोलना चाहता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। इसके अंदर इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 ईयर। ये पॉलिटिकल प्रिजनर को विदाउट ट्रायल के लिए 2 ईयर जेल का परमिशन दे दिया था। ये इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा, इंग्लिश लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था। जनरल डायर ने कब ये इंसिडेंट कब मारा था लोगों को। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। उस दिन बैसाखी का दिन था, तो ये इंसिडेंट हुआ था। व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर ओपन फायर एट द जलियांवाला बाग कांग्रेशन। तो कौन किए थे। जनरल डायर, इनका पूरा नाम है जनरल रेजिनाल्ड डायर। 1000 से ज्यादा लोगों को ये मार दिए थे। देन व्हेन एंड वेयर द खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म। कहाँ फॉर्म हुआ था। तो ये फॉर्म हुआ था मार्च 1919 बॉम्बे में। किस लिए हुआ था। क्योंकि ये खलीफा के ऊपर हार्श पीस ट्रीटी होने के लिए एक र्यूमर फैल रहा था। तो उनके टेम्पोरेरी पावर को बचाने के लिए एक कमेटी फॉर्म हुआ था बॉम्बे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शंस वर टेकन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन में क्या क्या एक्शन लिया गया था। तो गांधी जी ये सब एक्शन बोले थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। पहले हमको सरेंडर ऑफ टाइटल करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट अवार्डेड टाइटल है उसको पहले सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे खान बहादुर, राय बहादुर, ये सब। और बॉयकॉट करना पड़ेगा इंग्लिश गुड्स, सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, ये सबको हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा। गांधी जी ने ये बोला था, ये एक्शन लिया गया था पहले। नवा क्वेश्चन है, विच 2 मुस्लिम ब्रदर्स सपोर्टेड द मूवमेंट अलॉन्ग विद गांधी। तो ये होगा मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों गांधी के साथ इन्फ्लुएंस होकर खिलाफत कमेटी बनाए थे और एक मास एक्शन चाहते थे। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट भी किए थे। तो ये खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन। ये कब बिगिन हुआ था। तो ये 1921 में बिगिन हुआ था। 1920 दिसंबर में नागपुर सेशन में गांधी जी इसका अप्रूवल किए थे और ये कांग्रेस को द्वारा एडॉप्टेड हुआ था और जनवरी 1921 से इम्प्लीमेंट हो गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। क्या क्या इफेक्ट था। तो ये सब इफेक्ट था। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। फॉरेन गुड्स जो भी जितने थे सब बॉयकॉट हो गए। नमक वमक वो सब। लिकर शॉप्स पिकेटेड, जो सब जो भी शॉप थे वो पिकेटेड हो गए, मतलब वाइन वो सब पिकेट हो गए। फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर। जो फॉरेन क्लॉथ थे, मिल प्रोड्यूस क्लॉथ, उसको बर्न किया गया। स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन क्लॉथेस। सब खादी क्लॉथ, इंडियन क्लॉथेस पहनना शुरू कर दिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट। पिकेट का मतलब क्या होता है। पिकेट का मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट। एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें कि लोग किसी भी एंट्रेंस, एक शॉप या फैक्ट्री, एक ऑफिस का एंट्रेंस बंद करके उसको ब्लॉक कर देता है। एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द मूवमेंट स्लो डाउन। मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हुआ था। मूवमेंट इसीलिए स्लो डाउन हुआ था कि हैंडमेड इंडियन गुड्स लाइक खादी एंड वर्कड आउट मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग देन मिल मेड गुड्स। मतलब खादी बहुत एक्सपेंसिव था, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता था
और ये मिल मेड क्लॉथ से भी बहुत एक्सपेंसिव था। मिल मेड क्लॉथ बहुत लेस एक्सपेंसिव था। तो जो सब लोग थे जो कि इसको पहले बॉयकॉट किए थे वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए, तो वो फिर से ट्रिकलिंग बैक करने लगे मिल मेड क्लॉथ की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेगर सिस्टम। बेगर सिस्टम क्या होता है? बेगर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि जो विलेजर होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको फोर्स किया जाता है कंट्रीब्यूट करने के लिए विदाउट एनी पेमेंट। मतलब फार्मिंग करने के लिए फोर्स किया जाता है लेकिन उनको कुछ पेमेंट नहीं दिया जाता है, बिना पेमेंट के उनको काम करवाया जाता है हर दिन। व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या बोलता है 1859 का? तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का ये बोलता है कि प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। ये इंग्लिश को ये पावर दे दिया था कि आपके परमिशन के बिना प्लांटेशन वर्कर उनका टी गार्डन असम में छोड़ के नहीं जा सकते। इनकी वजह से स्वराज मूवमेंट भी हुआ था, स्वराज प्लांटेशन मूवमेंट वो भी हुआ था इनकी वजह से, इस एक्ट की वजह से। When was the non-cooperation movement halted by Gandhi and why? ये कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से ये हॉल्ट हुआ था। ये इसीलिए हॉल्ट हुआ था क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट में बहुत वायलेंस हो रहा था, गांधी जी इसको हॉल्ट कर दिए थे। और एक भी रीजन था कि मतलब वो सोच रहे थे जो पार्टिसिपेंट है वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, तो हमको ट्रेन करके एक मास एक्शन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का वो सोच रहे थे। तो ये बंद करके वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का तैयारी करने लगे। Why was the Simon Commission set up by British? साइमन कमीशन किस लिए सेटअप हुआ था ब्रिटिश के द्वारा? तो साइमन कमीशन was look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes। ये इसीलिए सेटअप हुआ था ताकि ये टोरी गवर्नमेंट जो था वो उन्होंने साइमन कमीशन को भेजा था जिसमें कि 7 ब्रिटिश मेंबर थे जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का फंक्शनिंग देखने आए थे और लोगों को चेंजेस क्या होगा वो करने आए थे। लेकिन ये अच्छे से एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि लोग साइमन गो बैक बोल के, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही उसी के ऊपर है, तो साइमन गो बैक बोल के उनको विदा कर दिए, बोले कि इसमें कोई इंडियंस मेंबर नहीं है तो हमारा ग्रीवेंसेस कौन सुनेगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन वही है कि व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया एंड हाउ वाज इट रिसीव। तो ये साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था और इंडियंस इसको कैसे रिसीव किए। तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। इसको इंडियन साइमन गो बैक नारे से रिसीव किए थे, बोले कि आप इधर आने का कोई जरूरत नहीं, हम ठीक हैं, आप आके फिर क्या बोल कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में, इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं है, हमारा ग्रीवेंसेस कौन सुनेगा। तो इनको साइमन गो बैक करके इनको भेज दिए थे, इनको रिसीव नहीं किए। Who announced the dominion status for India and when? कौन डोमिनियन स्टेटस किया था? ये डोमिनियन स्टेटस कब अनाउंस हुआ था? जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मेंबर जाने से मना कर दिए थे, तो लॉर्ड इरविन 1929 में एक वैगी ऑफ डोमिनियन स्टेटस दिए थे जिसमें कि वो बोले थे कि इंडिया का खुद का गवर्नमेंट तो होगा, लोग इंडिया को रूल भी करेंगे, लेकिन सब डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगा, एक मतलब टेम्पोररी स्टेटस। और वो बोले थे कि एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में मिलेगा, अभी कोई कुछ नहीं हो सकता। तो व्हेन डिड द लाहौर कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। लाहौर कांग्रेस कब क्या डिमांड, पूर्ण स्वराज का डिमांड कब किया था? तो लाहौर कांग्रेस पूर्ण स्वराज का डिमांड दिसंबर 1929 में किया था। वो सोचे कि अभी एक रेडिकल एक्शन लेना जरूरी है, तो दिसंबर 1929 में वो पूर्ण स्वराज का डिमांड किए। देन क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ सॉल्ट मार्च बाय गांधी एंड हिज कंपेनियन। इसका कॉज क्या था, ये क्यों किए थे? पहली बात तो गांधी जी 11 डिमांड्स का एक चार्टर भेजे थे लॉर्ड इरविन को, जिसको उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो गांधी जी सीधा सीधा बोले थे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, और यही सॉल्ट मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग था। वो किसी लिए था? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिमांड टू अबोलिश द सॉल्ट टैक्स। जो सॉल्ट टैक्स, लिवरपूल सॉल्ट जो लिया जाता था उसके ऊपर टैक्स को हटाने के लिए ये गांधी जी किए थे, ये सॉल्ट मार्च किए हुए थे। What happened to Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi was arrested? तो अब्दुल गफर खां, अब्दुल गफर खां ये एक डिवोट डिसाइपल थे गांधी के, वो गांधी के प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, पेशावर के रहने वाले थे, उधर के लोगों को ये मूवमेंट में ऑर्गेनाइज किए थे। तो इनको जब अप्रैल 1930 में अरेस्ट किया गया तो क्या हुआ कि जो पेशावर के आदमी थे वो क्राउडेड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर, वो स्ट्रीट पर उतर आए। दे फेस द आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, मेनी वेयर किल में मतलब टैंक्स, आर्मर कार वो सब वो फेस किए, और मेनी वेयर किल्ड बाय द गन शॉट, मतलब जो सब इंग्लिश के जो गोली से बहुत सारे लोग मारे गए पेशावर में।
क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट इसीलिए हुआ था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जब 1 लाख से ज्यादा प्रिजनर्स को अरेस्ट कर लिया गया, खां अब्दुल गफर खां वो सबको अरेस्ट कर लिया गया, तो गांधी सोचे कि मुझे एक पैक्ट साइन करना चाहिए, गांधी इरविन पैक्ट। तो पैक्ट साइन किया कि गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब गांधी जी ने कंसेंट किया कि मैं जाऊंगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके बदले आपको एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, आपको हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो 1 लाख को आप अरेस्ट किए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो वो इंग्लिश ने वैसा ही किया, गांधी जी गए उधर अटेंड करने के लिए और इंग्लिश ने इधर प्रिजनर को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उसके बदले में अब्दुल गफर खां और जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया था, ये याद रखिए। वॉज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन सक्सेसफुल? और गांधी नहीं, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में सक्सेसफुल नहीं था। नो, द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड गांधी रिटर्न डिसअपॉइंटेड। उधर गांधी जी जो डिमांड रखे थे कि हमें क्या चाहिए, वो नेगोशिएशन ब्रोक डाउन हो गया, उधर कुछ नहीं आया। तो गांधी जी फिर से इंडिया में रिटर्न आ गए और गांधी जी सोचे कि मैं फिर से मूवमेंट लॉन्च करूंगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो 1932 में लॉन्च भी किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन वो इतना लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं किए, तो 1934 में उसका बंद हो गया। हु वेर द लीडर्स ऑफ HSRA फॉर्म्ड इन 1928? ये क्वेश्चन का आंसर आपको पेज 41 NCERT के एक बॉक्स वाला होगा, उधर से कभी कभार ये सोर्स से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका आंसर होगा भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। ये जो HSRA था ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में 1928 में फॉर्म हुआ था। इसमें 3 प्रोमिनेंट लीडर थे, भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। तो इसी के साथ ही ये 25 MCQ एंड होता है। तो आपको कैसा लगा है वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।